तो मुझे जैसा लगता है कि विदेशी महिला ने जरूर कोई आश्वासन दिया होगा कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा करेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान को भी आश्वासन दिया होगा। तो ये एक एक त्रिकोण बन जाता है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का, पाकिस्तान का, चाइना का और इंडिया का। चाइना का इंटरेस्ट था कि ये विदेशी महिला की सरकार आ जाए, विदेशी महिला का इंटरेस्ट था कि मेरी सरकार आ जाए, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट था कि मोदी ये मोदी की सरकार कभी ना आए। क्योंकि 2009 में ये जो विदेशी महिला है और इसका जो कोर टीम है, यानी कि इसके इसकी पार्टी में इसका एक कोर टीम है, षड्यंत्रकारियों का वो एक कोर टीम है। उन लोगों ने उनको बहुत इस बात की चिंता थी कि 2009 में क्या होगा इलेक्शंस का। तो इसलिए उन्होंने ये हिंदू टेरर को बनाया, ताकि मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको डेमोरलाइज किया जाए, उसको डेमोनाइज किया जाए, उनको उनके उनके आत्मविश्वास को गिराया जाए, ताकि लोगों का जो गुस्सा जो है जिहादी टेरर के प्रति वो कहीं बट जाए, और हमेशा के लिए ये जो जो हिंदू ताकतें हैं वो खत्म हो जाए। और पुष्पेंद्र जी, अगर मैं इसका पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो शायद मुझे लगता है कि ये सीख, ये उदाहरण, ये प्रेरणा, ये गांधी की हत्या से इन लोगों ने ली। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गांधी की जब हत्या हुई थी तो उस समय यही हुआ था कि नाथूराम गोडसे, आपको मालूम है, ये ब्राह्मण था। जब उसने हत्या की तो उस समय परिस्थिति क्या थी, लोगों में बहुत गुस्सा था, खास करके दिल्ली में बहुत गुस्सा था। बहुत सारे शरणार्थी थे। जिस तरह से मुस्लिम्स को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा था, अपीस किया जा रहा था, जो लोग शरणार्थी पाकिस्तान से आए थे वो गांधी और नेहरू को देखना नहीं चाहते थे उनको, तो गुस्सा बहुत था। अब किसी राजनीतिक कारण से ये उन्होंने समझा कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो उन्होंने इसको फिर से एक हिंदू टेरर बनाने की कोशिश की। नाथूराम गोडसे एक केवल व्यक्ति व्यक्ति नहीं था, उसका क्रोध था। आज भी हमको भी क्रोध है, आपको भी क्रोध है। उस क्रोध को दिशा देने वाला भी कोई होता है साहब, और इंटेलिजेंसीज का यही काम होता है। तो उसके क्रोध को दिशा दी गई, और उसके बाद आपको मालूम है कि जब उनकी हत्या हुई तो हमारे जो ब्राह्मण, जो महाराष्ट्र में ब्राह्मण लोगों के साथ क्या हुआ, उनके घर लूटे गए, उनको यातनाएं दी गई, उनको मारा गया, उनके घर जला दिए गए। और उसके बाद से ये इन्होंने उसको बैलेंस करना चाहा, हिंदू हिंदू टेरर से उस समय। और ये सारा कुछ होता है। अब हम गांधी की हत्या पर आते हैं। तो गांधी की हत्या आप देखें, जस्ट 10 दिन पहले, गांधी गांधी जी के हत्या के 10 दिन पहले, उनके असैसिनेशन के 10 दिन पहले, मदन लाल पाहवा ने एक बॉम्ब फेंका था उन पर। वो बाल बाल बच गए। उसके बाद उन पर जब बॉम्ब फेंका गया तो कई लोग, उनके जो शुभ चिंतक थे, गांधी जी के पास गए, मिले। शुभ चिंतक में एडवीना माउंटबेटन भी थी, और गांधी से उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बहादुर आदमी हैं, जिस तरह से आपने खतरे का सामना किया वो बिल्कुल एक बहादुर आदमी की ये निशानी है। तो गांधी ने एक बात कही, और ये जस्ट 10 दिन पहले की बात है, ठीक है। गांधी ने एक बात कही कि देखिए, मैं कोई बहादुर नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई पॉइंट ब्लैंक से, ये एडविना माउंटबेटन को बोल रहे हैं, कि अगर मुझे कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारे और मेरे मुंह पे मुस्कान हो और मेरे होठों पे राम का नाम हो, तब मैं अपने आप को बहादुर मानूंगा। अब साहब, जब आप उस समय पूरे हिंदुस्तान में आप बताइए कि सबसे
सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण और वल्नरेबल कोई अगर व्यक्ति था तो उस समय महात्मा गांधी थे। आप एक 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 उनको भी आपने ऐसा एक सुरक्षा व्यवस्था की जिसमें इतने छेद हो गए कि एक आदमी बड़ी आसानी से उसको उसको भेज सका। यह मानने वाली बात नहीं है इसका, कि इतना पोरस आपने इनका सिक्योरिटी रखा कि उसको लोग किनको के पेनिट्रेट करना इतना आसान था कि नाथूराम गोडसे उसको पेनिट्रेट कर गया। अब ये बताइए कि जब एडमिरा माउंटबेटन को जब गांधी ने ये बात कही, और ये मैं कह रहा हूं, प्लीज रीड पेज 411 एंड 412, फ्रीडम एट मिडनाइट बाय डोमिनिक लैपियर। ठीक है सर, आप ये पढ़िए ये किताब। तो ऐसा तो है नहीं कि एडविना माउंटबेटन ने अपने हस्बैंड लॉर्ड माउंटबेटन को नहीं कहा होगा, या अपने प्रेमी को नहीं कहा होगा उन्होंने। ये बात उनको भी बताई होगी कि गांधी जी ऐसा बोल रहे थे, फिर भी सुरक्षा नहीं दी गई। उसके बाद क्या होता है साहब कि आपको मालूम है जब हत्या हुई तो ये मदन लाल पाहवा पकड़े गए। तो उस समय एक अभी अभी मैं वही फ्रीडम मिडनाइट किससे ही आपको मैं ये जो लिखा हुआ है बता रहा हूं। उस समय एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डीआईजी थे दिल्ली पुलिस के, उनका नाम था डीडब्ल्यू मेहता। और उस समय एक आईबी के हेड थे, उनका नाम था संजीवी करके, वो दिल्ली पुलिस के भी हेड थे। तो उन्होंने संजीवी को कहा कि देखिए, जो आदमी ने जिसने बम फेंका था वो पकड़ा गया है, वो हमारी हिरासत में है, कुछ बोल नहीं रहा है, वो उल्टा सीधा बोल रहा है। फिर उनका दूसरा मैसेज गया कि अब हम लोग बहुत थक चुके हैं, और बड़ी हाई फीवर में थे वो मेहरा साहब उस समय, मैंने 3rd डिग्री में ऑथराइज करने जा रहा हूं। तो संजीवी साहब ने कहा कि तुम है ऐसा करो, इसको छोड़ दो, इसको तुम छोड़ दो, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, ठीक है ना। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने काफी कुछ बताया, कुछ गुमराह भी किया है इन लोगों को, जो पूरी टीम थी उनकी। तब तक वो उल्टा सीधा बोलते रहे इंट्रोगेशन में, जब तक वो दिल्ली से बाहर नहीं चले गए थे। लेकिन डोमिनिक लेपेर और वो अपनी किताब में उसमें लिखते हैं कि संजीवी साहब जो थे अत्यंत महत्वाकांक्षी थे, और उन्होंने मेहरा को एक बार कहा था कि मेहरा देखो यार, ये आईबी के हेड वेड में कुछ रखा नहीं है, मुझे यार रिटायरमेंट के पहले मुझे गार्ड चाहिए, मुझे स्कॉट वाली जीप चाहिए, मुझे झंडा चाहिए मेरे घर, मुझे मुझे आर्म्ड गार्ड चाहिए, मैं वो पूरा पॉम्प ऑन शो एक बार ये करके मैं तब रिटायर करना चाहता हूं। तो आईबी के साथ साथ वो दिल्ली पुलिस का भी उन्होंने अपने आप को हेड ये किया। कई सुराग मिले थे। अच्छा, उसमें जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उसमें एक करकरे भी था उसमें। यानी एक और करकरे उस वक्त भी देखिए, था? जी सर, जी सर, जी सर, एक करकरे उस समय भी था। तो ये इतनी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अचानक वो इन्वेस्टिगेशन उसको खत्म कर दी गई। क्यों खत्म कर दी गई, इसका किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन यकीनन इसका किसी को लाभ मिला होगा। और इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इसके सबसे ज्यादा इसके राजनीतिक लाभ जवाहरलाल नेहरू को मिले उस हत्या के। और दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको तो मालूम है कि ट्रांसफर ऑफ पावर था ना। कोई भी जी आदमी कोई भी देश जब ट्रांसफर ऑफ पावर करता है, तो वो ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर ऑफ पावर करेगा जिस पर उसको भरोसा। किस चीज का भरोसा? हिंदुस्तान हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के तरक्की और सुख का भरोसा नहीं, उसका अपना निजी स्वार्थ, यानी कि उसका अपना स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट कौन सर्व करेगा। तो तय कौन करेगा कि ट्रांसफर ऑफ पावर किसके पास जानी चाहिए? ऑफ कोर्स, अपने जो स्टूज के आपको पास। ट्रांसफर अपने स्टूज के पास सही है। तो इसमें मुझे संदेह नहीं है कि वन ऑफ द कंडीशंस जो ट्रांसफर ऑफ पावर का इन्होंने रखा था,
कि हम तभी हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे जब तुम मेरे नेहरू को प्रधानमंत्री बनाओगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आपको मालूम है कि फिर अब आप इसको अब जिस तरह की हत्या की मैंने कहा कि नाथूराम गोडसे वो जस्ट वन, नॉट वन पर्सन, एक पूरी, मतलब इसके पीछे एक, उस मैंने कहा ना कि उस गुस्से को, उस क्रोध को दिशा किसने दी, किसने वो क्रिएशन वो उसने क्रिएट किए। इसके बड़े तरीके होते हैं साहब, और सारी दुनिया की इंटेलिजेंसी ये काम करती हैं। तो इसके पहले आप देखो, जब आप इसकी असैसिनेशन की बात कर रहे हो, तो आप देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको मालूम है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा होते तो नेहरू शायद प्रधानमंत्री नहीं बनते, और अगर वो बनते भी तो इतने साल तक वो अनचैलेंज नहीं रहते।